Good evening, all of you. Good evening, Prathamesh. Good evening, Zanvi. Good evening, Rayli, Ranjan, Sahil. Good evening, Yogini, Surbhi, Yamini. Very good evening, all. Okay, so students, स्टार्ट करते हैं आज का पोर्शन हम लोग। तो जैसे कि अभी तक के हम लोगों ने बेटा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग यहाँ पर कंप्लीटली जो है ब्रीथिंग वाला जो पोर्शन है, मींस ऑल कंप्लीट इंटायर चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो फाइनली आज हम जो पास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इसमें भी बेटा मैंने आप लोगों का 2020 में जो क्वेश्चंस थे वो मैंने डिस्कशन में ऑलरेडी ले लिया हूँ, 19 का भी डिस्कशन ले लिया हूँ। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग जो है क्या चीज 2018 तक के जो क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे और स्टार्टिंग करेंगे हम लोग 2006 से। ओके, हाँ बेटा प्रथमेश आपका मैसेज आ रहा है। को होस्ट में नहीं करना है, मेन होस्ट में ही मैसेज करना है, ठीक है। चलो तो विदाउट डिले किए आज का जो सेशन है हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफी अच्छा यहाँ पे आपको मजा भी आने वाला है आज के सेशन में। चलो तो पहली चीज तो बेटा जल्दी जल्दी आप लोगों को रिस्पॉन्सेज भी जो है वो यहाँ पे देना होगा, ठीक। और वन बाय वन हम एक एक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक। तो प्रॉपरली क्वेश्चन पेपर जो है आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है आज का, ठीक है। इसमें एक एक क्वेश्चन एक एक टाइम पे डिस्प्ले होगा, उसी का एक्सप्लेनेशन उसी के साथ साथ में चलेगा हमारा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को उसी के जो आंसर्स है ये भी आप लोगों को आंसर्स देना है, ठीक है। तो फर्स्टली यहाँ पे आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, ठीक, क्या दिख रहा है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ब्लर क्या दिखाई दे रहा है, मैं दिख रहा हूं या फिर क्वेश्चंस ब्लर दिख रहा है? चलो नीचे साइड अभी मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको प्रॉपरली, ऊपर साइड क्वेश्चंस दिख रहे होंगे आपको, ठीक। तो वेरी गुड। तो अभी बेटा आप लोगों को आपके लिए जो टास्क है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इधर इधर साइड का ये जो बॉक्स है इस पे फोकस करना है, इधर साइड पे आपको ध्यान नहीं देना है। मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 जो है सबसे पहले हम ये फोकस करेंगे अभी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। AIPMT 2006 का जो है ये क्वेश्चन है बेटा। होस्ट आई थिंक, एक मिनट, हाँ मुझे चेक करने दो आपका जो रिस्पॉन्स जो आ रहा है चैट का। ओके, बेटा एक काम करो आप, आपके चैट रिस्पॉन्स चेंज कर दो, आप को होस्ट में रिस्पॉन्सेस दो बेटा, होस्ट में नहीं दो, को होस्ट में रिस्पॉन्सेस दो। आप पूछे थे, हाँ मैं ध्यान नहीं दिया बेटा, आज एक्चुअली चेंज, हाँ रैली का मैसेज आया है, होस्ट में नहीं देना है, को होस्ट में रिस्पॉन्सेस देना है। चलो गुड, वेरी गुड, ग्रेट। चलो तो देखिए बेटा, बहुत से स्टूडेंट के आंसर यहाँ पे मिले हैं, बट आपके जो आंसर है, चलो चेक कर लेते हैं सही है या नहीं है, क्योंकि अभी तक के मुझे करेक्ट आंसर किसी का भी नहीं मिला है। यहाँ इनकरेक्ट पूछा है बेटा, वेरी गुड आदित्य, आप सही हो। आदित्य फिर से चेक करो, आपने दो ऑप्शंस भेजे हो, ऊपर वाला कंसिडर करो या नीचे वाला। ओके, तो क्या कहा है यहाँ पर, देखिए रेसिडुअल एयर इन लंग्स स्लाइटली डिक्रीज द एफिशिएंसी इन मैमल्स। ओके, द प्रेजेंस ऑफ नॉन रेस्पिरेटरी एयर सैक increase the efficiency of respiration in bird. In insect, circulating body fluid क्या है, serve to distribute oxygen to tissue. The principle of counter current flow facilitate efficient respiration in gills of fish. अब देखिए बेटा ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये थोड़ा सा कभी कभी ऐसे बाउंसर क्वेश्चन आते हैं,
तो टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। यदि गलती से भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया तो डोंट वरी, नेवर माइंड। ऐसा क्वेश्चन अब तक में पहली बार ही, एक ही बार पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे रेसिडुअल जो एयर होती है, रेसिडुअल एयर मींस क्या होती है बताओ। रेसिडुअल एयर की यदि हम बात करें तो रेसिडुअल एयर क्या होगा बेटा? रेसिडुअल एयर, रेसिडुअल एयर एक ऐसा एयर है जो स्लाइटली डिक्रीज करता है इफिशियंसी, और वो भी किसकी? मैमल्स की। ठीक है, तो रेसिडुअल एयर मींस यदि हम लोग यहाँ पे लंग्स का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया के बाद फिर फाइनली हमारा ये दोनों भी साइड के हमारे लंग्स हो जाएंगे। तो लंग्स में ऑलरेडी पहले से यहाँ पे एयर जो है वो भरी हुई है बेटा। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर इस तरह से एयर पहले से प्रेजेंट है। जब हम लोगों ने नॉर्मल ब्रीथ इन किए तो उसके बाद बाकी का रिमेनिंग एयर जो है यहाँ पे फिल होगा। उसके बाद यदि हमने और भी यहाँ पे फोर्सफुल ब्रीथ किए तो उसके बाद बाकी का एयर जो है यहाँ पर क्या होगा? फिल होगा इस तरह से। तो पहली चीज तो हमने नॉर्मल ब्रीथ किए तो ये जो था ये क्या था? टाइडल वॉल्यूम था। फोर्सफुली ब्रीथ किए तो ये क्या आएगा? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बट हमको ये दोनों भी वॉल्यूम नहीं देखना है, हम लोगों को जो ऑलरेडी एयर जो लंग्स में प्रेजेंट है उस एयर की हमें बात करना है, और जो ऑलरेडी एयर प्रेजेंट है वो है रेसिडुअल वॉल्यूम। अब ये जो रेसिडुअल एयर जो है, यदि हम देखें क्या चीज, यदि हम इस रेसिडुअल एयर की हम बात करें तो क्या होता है बेटा? ये स्लाइटली डिक्रीज द इफिशियंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन मैमल्स। हमें इनकरेक्ट ऑप्शन पहचानना बेटा। तो ये ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट है बेटा। स्लाइटली जो है बेटा एफिशिएंसी जो होती है वो क्या है? डिक्रीज करता है। ठीक, फिर द प्रेजेंस ऑफ नॉन रेस्पिरेटरी एयर सैक्स इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन बर्ड। ये तो ह्यूमन का हो गया बेटा, लेकिन यहाँ पे इसी तरह से ये जो एयर सैक्स जो होता है ये बर्ड में क्या होता है? एफिशिएंसी जो होती है रेस्पिरेशन की इंक्रीज करता है। ठीक है, इंसेक्ट में सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड यदि हम देखें तो क्या बेटा? डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू टिश्यू। नहीं बेटा, इंसेक्ट में सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड जो होता है वो ऑक्सीजन टिश्यू तक के नहीं भेजता। क्यों? क्योंकि यदि हम देखें तो इंसेक्ट मींस ऑर्थ्रोपोड्स की हम बात करेंगे, और ऑर्थ्रोपोड्स में जो होता है ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये जनरली प्रेजेंट होता है। तो ये ओपन एंड क्लोज टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये क्या होता है, मैं आगे इसके बाद हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे आप लोगों का ये वाला पोर्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। और लास्ट क्या है बेटा? प्रिंसिपल काउंटर करेंट। क्या दिया है यहाँ पर? प्रिंसिपल काउंटर करंट फ्लो फैसिलिटेट करता है इफिशिएंट रेस्पिरेशन इन गिल्स ऑफ द फिश। ठीक है, तो काउंटर करंट मतलब एक फिश जो आगे बढ़ रही है उसके अगेंस्ट वाटर का फ्लो है। ठीक है, तो इस तरह से जो काउंटर करंट जो होता है तो गिल्स में जो रेस्पिरेशन हो रहा है फिश में, तो ये इसी की वजह से इफिशिएंट रेस्पिरेशन होगा। ठीक, तो ये इसका करेक्ट आंसर जो है यदि हम देखें तो पहली चीज तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू टिश्यू। इंसेक्ट में जो सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड होता है ये ऐसा नहीं करता बेटा। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा ये जो होगा ऑक्सीजन टू टिश्यू, ये क्लोज वेस्कुलर सिस्टम जो होता है उसमें देखने को मिलेगा। और क्लोज वेस्कुलर सिस्टम में क्या होता है? ब्लड वेसल्स की हेल्प से बॉडी फ्लूइड जो होता है वो सर्कुलेट होता है, और इस तरह से जब बॉडी फ्लूइड की हेल्प से जब सर्कुलेट होगा तो इस तरह से ये एक एक टिश्यू को डिलीवर करेगा। तो ऐसा जो है ये ह्यूमन में होता है, यहाँ पे इंसेक्ट की बात की गई है। ठीक है, और हमें क्या कहा है? इसमें हमको यही बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन जो है ये कौन सा है। क्लियर हो गया? चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर देना है आप लोगों को। मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय अवर बॉडी सेल्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स। मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है? बताएंगे बेटा? वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है बेटा, वेरी गुड। बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में जो है मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होंगी?
ट्रांसपोर्ट होगा। इसके पहले का जो आंसर है हमने क्या देखे थे वो भी मार्क कर देता हूँ, फिर आपको यही एज इट इज इसी तरह से ये जो है पीडीएफ शेयर कर दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बॉम्बेन्स ग्लैंड का एक स्टूडेंट का डाउट आया था कि सर ये बॉम्बेन्स ग्लैंड क्या होता है। ठीक है, तो बॉम्बेन्स ग्लैंड की हम बात करें तो बॉम्बेन्स ग्लैंड मींस देखिए बेटा जो हमारी ये जो नोज होती है, ठीक है, तो ये नोज में एक स्पेशल टाइप का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उसे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो यदि हम एक ह्यूमन की बात करें और यहाँ पे ये ह्यूमन की जो नोज है, तो नोज के जस्ट यहाँ पे बेटा एक स्पेशल टाइप का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और इस रिसेप्टर को ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहते हैं। और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होता है वहां पे एक स्पेशल टाइप का ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कहलाता है बॉम्बेन्स ग्लैंड। और बॉम्बेन्स ग्लैंड का रोल क्या होता है बेटा? सेंस ऑफ द स्मेल को ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बॉम्बेन्स ग्लैंड जो है हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर में प्रेजेंट है और जो क्या कर रहा है? सेंस ऑफ स्मेल जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बॉम्बेन्स ग्लैंड कहाँ देखने को मिलेंगी? तो बॉम्बेन्स ग्लैंड हमें ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम, इपिथेलियम मतलब अपर लेयर्स जो होती है वहां पे प्रेजेंट होती है। चलो तो इसमें अदिति का आंसर बेटा सही मिला था मुझे। ठीक है, मिथिला वेरी गुड बेटा, बहुत सही, आपने करेक्ट आंसर दिए थे। बाकी लोग गलत हो गए इस क्वेश्चन में। बेटा क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर देना, ठीक है, तो मैं बाद में चेक करते जाऊंगा कितने स्टूडेंट का सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है। AIPMT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, संडे आपका जो है क्वेश्चन आंसर गलत दे रहे हो बेटा, प्रियदर्शनी आप गलत साइड भेज रहे हो। आपको को होस्ट में बेटा आंसर रिस्पॉन्स करना है। क्वेश्चन क्या बेटा? बॉम्बेन्स ग्लैंड लोकेटेड, तो इसका आंसर तो मैंने पहले ही दे दिया बेटा, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ आवर नोज, जहां पे हमारा बोमेन ग्लैंड्स जो होता है ये लोकेटेड होता है। ठीक है, AIPMT 2007 में जो क्वेश्चन पूछा है, काफी अच्छा क्वेश्चन जो है 2007 में आया था। ठीक है, तो ये समझते बेटा क्या बोला है? अरेंज करना है फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। इंक्रीजिंग वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे अरेंज करना। तो एक काम करते हैं, इसका आप डायरेक्ट आंसर नहीं दोगे, जितने भी वॉल्यूम लिखे हैं लाइन से उसके यूनिट बताएंगे। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है बेटा बताओ? टाइडल वॉल्यूम होता है, वेरी गुड, साक्षी का आंसर आया है, वेरी गुड आदित्य, चैताली, संकेत, 500 ml जो है टाइडल वॉल्यूम होता है। रेसिडियल वॉल्यूम कितना होगा? वेरी गुड, 1000 से लेकर के 1100 ml जो है रेसिडियल वॉल्यूम होता है। वेरी गुड मिथिला, चैताली, साक्षी, संकेत। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की हम बात करें तो ये कितना होता है? वेरी गुड, जानवी का आंसर आया है, ग्रेट। योगिनी, वैभव, IRV है बेटा ये 2500 से लेकर के 3000 ml जो है ये होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, चलो तो नेक्स्ट यहां पे हम लोग देखते हैं इसके बाद वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है। तो लंग्स का वाइटल कैपेसिटी जो है ये 3400 से लेकर के 4800 ml तक के जो है वाइटल कैपेसिटी होता है। तो इस तरह से हम इस ऑर्डर को अरेंज करेंगे, तो ऑर्डर को अरेंज करना है हमें। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो रहेगा वो क्या रहेगा? तो अब बेटा अब आपको यहां पे देखो कौन सा आंसर आएगा बेटा, बताओ। ABCD एक आपको ये दिख रहा है, ठीक है, उसी के साथ साथ आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है बेटा? वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम सबसे कम हो गया और सबसे बड़ा जो है वाइटल कैपेसिटी हो गई। और क्या है बेटा? हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, तो ABCD। बट ये बेटा ये आपको कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा होता है, कई स्टूडेंट्स को बेटा इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, ये क्या है? लार्ज को रिप्रेजेंट करता है और ये क्या है? स्मॉल को रिप्रेजेंट करता है। कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं।
ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अभी हम लोग। इतना तो हम लोगों को समझ में आ गया है। ठीक, तो AIPMT 2007 का क्वेश्चन जो हमारा डिस्कस हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे AIPMT 2008 में क्या पूछा है ये देख लेते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी जो होती है हमारे लंग्स की क्या होती है बताओ? IRV प्लस ERV। सेकेंड है टोटल लंग्स कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम। एक काम करते हैं, ऐसा नहीं करते हम ना, एक एक ऑप्शंस को देखते हुए रिजल्ट निकालते हैं कि क्या आ रहा है। मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे IRV प्लस ERV क्या हो जाएगा बताओ? कुछ होता है क्या ये? देखो हम रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन मोड पे आज हम कुछ इस तरह से देखेंगे कि सारी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। ये तो पढ़े ही नहीं हमने। IRV कितना होता है बेटा? 3000 के आसपास होता है। ERV कितना होता है? मतलब ये 4200 के आसपास जो है आना चाहिए। और 4200 वाला डेटा हमने कहीं पर भी नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं होता है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, टोटल लंग्स कैपेसिटी में हम रेसिडुअल वॉल्यूम को हम माइनस करते हैं। TLC से हम RV को माइनस करें, कितना आता है बताओ? टोटल लंग्स कैपेसिटी मींस 5800 ml होती है। कितना होता है? 5800 ml। ठीक, इसको एक काम करते हैं, इसको इसी के साइड में लिखते हैं हम लोग। ओके, टोटल लंग्स कैपेसिटी जो है ये कितना होता है? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। 5800 में से रेसिडुअल वॉल्यूम को माइनस करेंगे। रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब कितना? 1100 या 1200? 1100 रहेगा, 1000 से 1100 तो कितना आ जाएगा बेटा? 4000। हेलो, सेकंड आंसर है क्या इसका? हाँ, 4800 के आसपास आ सकता है यदि हम वाइटल कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में हम समझे तो। ठीक है, ये मैं इसका कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ। ठीक, 5000 मतलब यहाँ पे इसको हम सिर्फ 1000 यदि ले, ठीक है, तो 4800 आ गया और यही हमारा वाइटल कैपेसिटी है। और क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली कहा है कि वाइटल कैपेसिटी जो लंग्स की है वो क्या होती है। तो चलो सेकंड तो हमें समझ में आ गया क्या है। बट इसी के साथ साथ यहाँ पे अगेन एक और देखो, IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम। IRV प्लस TV जो होता है ये क्या होगा बताओ? IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम ये हो जाता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ये सही है, बट हमें क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है, ये चाहिए। टोटल लंग्स कैपेसिटी में से यदि हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को माइनस करते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था बताओ? हेलो, 1200 ml के आसपास। ठीक है, हाँ, तो अब ये देखो यदि हम इसको देखें तो वही 5800 में से 1200 ml यदि माइनस हुआ तो कितना आ रहा है? ये आ तो रहा है जितना हमें चाहिए, बट जितना हमें चाहिए वो आ रहा है, बट यहाँ पे 4600 जो है ये वाइटल कैपेसिटी को नहीं बताता। मतलब ये भी ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मतलब फर्स्ट और सेकंड तो होता ही नहीं है, दो कंडीशन यहाँ पे मैच करती है। बट इसके अकॉर्डिंग हम करेक्ट आंसर पे जाएंगे तो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? बताओ, अब करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर जो आएगा बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी हम लोग। AIPMT 2010 में पूछा हुआ है बेटा। लिस्ट दी है, 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है ए से लेके डी तक के, एंड यहां पे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम भी दिया हुआ है। तो इसी के अकॉर्डिंग फाइनली लास्ट में क्या पूछा है बेटा? क्वेश्चन बहुत बड़ा है यार, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अभी दिख रहा है, दे रहा है ना सारा कुछ आपको? हाँ, अब दिखेगा बेटा, सॉरी। चलो तो अभी देखिए, आप मुझे इसका आंसर देंगे जल्दी से। पढ़ लो क्वेश्चन जल्दी से। रेसिडुअल वॉल्यूम
2500 ml नहीं होता है, ठीक है। बी वाइटल कैपेसिटी 3500 ml हो सकती है। आईआरवी 1200 ml होता है क्या? अदिति आप सही हो बेटा, आई थिंक डी इज आंसर। आईआरवी होता है क्या? आईआरवी 1200। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इतना नहीं होता है, तो बी और सी जो है यहाँ पे करेक्ट आ रहे हैं, मतलब बी और सी। तो 4500 तो यहाँ पे मैच कर रहा है कि 4500 और 3500 किसके रिस्पेक्ट में? 4500 इंस्पिरेटरी कैपेसिटी तो रॉन्ग है, 3500 ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, ये मैच नहीं कर रहा। 2500 ये मैच नहीं कर रहा, ये भी मैच नहीं कर रहा। 1200 ये मैच कर रहा, बट 2500 नहीं मैच कर रहा। लेकिन ये दोनों पेयर मैच कर रहा है बेटा, ये होता है हमारा क्या चीज? 3500 वाइटल कैपेसिटी होता है, ठीक है। और ये जो है 1200 ml क्या होता है बेटा? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, समझे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग बेटा? यहां पे करेक्ट आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या होगा? करेक्ट आंसर इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नहीं समझा? देखिए क्वेश्चंस को समझने लायक कुछ भी नहीं बताया यहाँ पर। यहाँ पे इस क्वेश्चंस में सिंपली बेटा ये दिया हुआ है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो कैपेसिटी है उसको समझना है। कैपेसिटी मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम की हम बात करते हैं। किसकी? हम रेसिडुअल वॉल्यूम की यदि हम बात करें तो रेसिडुअल वॉल्यूम 2500 ml नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस बना दिया। वाइटल कैपेसिटी 3500 ml होती है, इसलिए इसको मैंने राइट कर दिया। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1200 ml होता है, इसलिए भी राइट कर दिया। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी 4500 ml नहीं होती, इसलिए इसको मैंने रॉन्ग कर दिया। ओके रानी रिज्वाइन कर लो, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा होगा तो बेटा, या फिर उसको जूम करो, आपके पास है जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन है, वहां पे दिखाई देगा। तो अब हमको इसके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन सही दिख रहे हैं बेटा, 3500 ml और 1200 ml। ऐसा मैचिंग सिर्फ आपको यहाँ पे डी में ही दिख रहा है, बट बाकी यहाँ पे आप तीनों को मैचिंग करोगे तो तीनों भी बेटा कहीं से कहीं तक के मैच नहीं होते। यहाँ पर 4500 और 3500 ये कहीं से कहीं तक मैच नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे हमको 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज जो दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग दोनों भी ऑप्शन जिसमें मैच कर रहे हैं उस ऑप्शन पर ही हमको जाना है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो क्या आएगा? डी आएगा। वैभव समझ में आ गया बेटा? अभी रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से, समझाऊंगा तो आगे बढ़ते हैं। रानी अभी स्क्रीन दिखाई दिया बेटा? यदि प्रॉब्लम आ रहा होगा तो फिर मैं रिज्वाइन करता हूं। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? ट्रू अबाउट आरबीसी इन ह्यूमंस, दे डू नॉट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड एट ऑल। ऐसा नहीं होता बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, HbCO2 के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। कितना परसेंट जाता है ये बताओ मुझे। क्वेश्चन का आंसर नहीं चाहिए, मुझे कंसेप्ट चाहिए बेटा आप लोगों के, आंसर तो बाद में दूंगे। ठीक है चलो, सभी लोगों के आंसर मिल गए मुझे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो सभी लोग करेक्ट आंसर दिए। HbCO2 के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड 20 से लेके 25% जो है ट्रांसपोर्ट होता है, दोनों जगह सेम लिख दिया मैंने, है ना। कितना? 20 से लेके 25% जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो दे डू नॉट मतलब ऐसा तो गलत हो गया, कैरी अबाउट 20 to 25% CO2। अरे ये तो सही हो गया। दे ट्रांसपोर्ट 99.5 नहीं होता बेटा, कितना? 97% जो है ऑक्सीजन जो है HbO2 के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। फिर ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ओनली एंड रेस्ट 20% और ट्रांसपोर्ट डिजोल्व प्लाज्मा नहीं बेटा, 3% के फॉर्म में जो है प्लाज्मा के थ्रू क्या चीज? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो करेक्ट आंसर बेटा सिर्फ एक ही यहाँ पे मैच कर रहा है जो कि सेकंड है, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके चलो वेरी गुड बेटा, सभी के आंसर जो है बहुत सही आए थे। ठीक है, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसने यहाँ पे गलत आंसर दिया था।
आगे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। AIPMT 2011 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। टू फ्रेंड, ये तो मैंने आपसे पूछा था लास्ट टाइम टेस्ट में। चलो आंसर दे दो बेटा जल्दी से। वेरी गुड, जानवी, साक्षी, चैताली, अदिति, इनके आंसर मिले हैं, करेक्ट है। मिथिला, योगिनी, कनिका, वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड रेली, वेरी गुड आदित्य, ग्रेट। करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का यदि हम देखें तो इपिग्लॉटिस आएगा। क्यों? क्योंकि हम कुछ खा रहे थे और फिर खाते खाते ऐसा होने लगा। क्या हुआ? क्या हुआ? इपिग्लॉटिस में क्या हुआ? उसकी वजह से प्रॉब्लम है, मतलब हमारा जो एयर पाइप जो है वहां पे फूड जो है वो अटक गया, जाके खाना अटक गया हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से फूड के वहां पे एक रिस्पॉन्स मिल रहा है इपिग्लॉटिस की वजह से। क्वेश्चन नंबर 10 रिस्पॉन्स करना है बेटा जल्दी से। क्या बोल रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में? द फिगर गिवन बिलो सो अ स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूमन लंग्स, जहां पे एक्सचेंज हो रहा है गैस का। देखो बेटा गैसेस एक्सचेंज होता है, हम लोगों ने पढ़े हैं। गैसेस एक्सचेंज जो है यहां से इस तरह से आता है, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया? एल्वेओलाई हो गया। इधर साइड आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया? ये हो गया ब्लड कैपिलरी। ठीक है, अब एल्वेओलाई और ब्लड कैपिलरी तो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है, बट इसी के साथ साथ यहाँ पे आप लोग यदि देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है आंसर्स देखना है। तो उम्मीद करता हूं बाकी सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ लोगों के आंसर्स मुझे मिल रहे हैं। आदित्य और अदिति अभी तक सही हो गए बेटा। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी जो ऑप्शन है ये वाला, ये क्या कह रहा है? एट्रियल कैपिलरी पास ऑक्सीजन टू द टिश्यू। नहीं बेटा, इधर साइड से हम देखें तो ये हमारा क्या होता है? ये वेंस रहता है जो ऑक्सीजन को नहीं भेज रहा है और टिश्यू तक के नहीं आएगा बेटा। ये वाला जो पार्ट है देखो इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है आपको। कंसेप्ट में ऐसा आएगा बेटा कि देखिए यहाँ पे पहली चीज तो हम एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स बनाते हैं इस तरह से। ये हमारा एल्वियोलाई हो गया। इसी एल्वियोलाई के साथ ही साथ इधर हार्ट से जो ब्लड आ रहा है, इस तरह से हार्ट से जो ब्लड आ रहा है, तो हार्ट से ब्लड जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा। फिर उसके बाद एल्वियोलाई के पास जब आया तो यहां से जो ब्लड जा रहा है इधर साइड, तो यहां से ये ऑक्सीजन को लेके जाएगा। तो ये जो है ये क्या है? एल्वियोलाई है। तो ये वाला डायग्राम जो है ये क्या बताएगा बेटा? ये कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि किसे? आपका ये जो पार्ट है ऑक्सीजन को। और क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन में यही कहा है कि देखो यहाँ पे सी जो है एट्रियल कैपिलरी पासेस ऑक्सीजन टू टिश्यू, ऐसा नहीं हो रहा है, समझे? फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एल्वियोलर कैविटी मेन साइट ऑफ एक्सचेंज फॉर रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, क्या चीज? एल्वियोलर यदि हम देखें तो कैविटी जो है ये मेन साइट है जो गैसियस एक्सचेंज करता है। हाँ बेटा, एल्वियोलर कैविटी ये है, यहां से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। इस ऑप्शन को हम सही कंसीडर कर सकते हैं। एल्वियोलर कैविटी है जो गैसेस एक्सचेंज का मेन साइट होता है, रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा है, इसको हम सही मान सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ऑप्शन डी जो कह रहा है, डी देखो ए वाला जो था ये ए था, और ये यहाँ पे ये एल्वियोलाई का कैविटी है, ये हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, एल्वियोलाई का ये जो है ये क्या चीज है? कैविटी है, ये हमें समझ में आ रहा है। लेकिन डी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे जो दिख रहा है, कैपिलरी वॉल एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड CO2, डी। बेटा ये डी तो कुछ और ही समझ में आ रहा है हमें तो। बताओ डी क्या होगा? याद आ रहा है कुछ आपको? डी क्या होगा? डी इस तरह से यहां पे, वेरी गुड, क्या होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ये, बेसमेंट सब्सटेंस आ जाएगा। तो ये जो है ये क्या चीज है? ये है बेसमेंट सब्सटेंस। और बेसमेंट सब्सटेंस तो दोनों को ज्वाइन करके रखता है, एक्सचेंज थोड़ी करेगा। तो ये भी गलत हो गया।
और बी जो है, बी कौन सा, ये वाला जो रेड ब्लड सेल्स है, ठीक। और आरबीसी जो होती है, जब यहां से जब जाएगी आगे तो ये किसे, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा। किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, ये ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का यहां पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं बेटा। सेम ओके सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11, लार्ज proportion of oxygen is left unused in the human body even after its uptake by the body tissue. This oxygen क्या होता है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको इसका आंसर देना है। रानी का आंसर इसमें बेटा सबसे पहले आया, आप सही हो, वेरी गुड बेटा। साक्षी आप भी सही हो, कोनिका आप भी सही हो, आदित्य आप भी सही हो, वेरी गुड। चलो वेरी गुड बेटा, ग्रेट। अदिति आप भी सही है। देखिए क्या है, लार्ज प्रोपोर्शन हम देखें तो अब देखिए क्या हो रहा है यहां पर। ये क्वेश्चन क्यों नहीं समझा आपको वो भी मैं बता दे रहा हूं। देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें क्या समझाया हुआ है, इसको समझो। क्वेश्चन नंबर 11 में जैसे कि ये जो है ये एल्वियोलाई हो गया, और एल्वियोलाई के पास से ये ब्लड आया। ब्लड कहां पे आया, एल्वियोलाई के पास से ये ब्लड आया हमारे हार्ट में, और हमारे हार्ट में आने के बाद ये ब्लड जो है यहां से पास होगा। तो हमारे हार्ट में आने के बाद ये जो ब्लड है यहां से इस तरह से इधर आगे पास हो गया। आगे पास होने के बाद हमारा जो बॉडी टिश्यू जो प्रेजेंट है यहां पे, ये हमारे बॉडी टिश्यू की सेल्स हो गई। ओके, तो अभी यहां पे जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आ रहा है तो यहां पे क्या होगा बेटा, ये कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन जो इधर डिलीवर कर देगा, और बदले में वहां से ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे एक्सचेंज होता है, तो सिर्फ और सिर्फ ये 25% ही ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर करता है, और बाकी रिमेनिंग 75% ऑक्सीजन जो है वापस लेके आ जाता है। ठीक है, 75% ऑक्सीजन जो है वो रिटर्न हो जाती है यहां पर। तो अब इसके अकॉर्डिंग यदि हम यहां पर देखें तो क्या बोल रहे हैं बेटा, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन जो है लेफ्ट रहती है, जो अनयूज होती है ह्यूमन बॉडी में। क्यों, क्योंकि देखो हम तेजी से यदि हम भागेंगे, तेजी से हम भागेंगे तो भागने के बाद फाइनली होने वाला क्या है बताओ, जब हम बहुत तेजी से भागेंगे तो तेजी से भागने की वजह से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का नीड हमारे बॉडी को रहेगा, हमारे टिश्यू को रहेगा, तो उस टाइम के लिए उसे रिजर्व करना पड़ता है बेटा। ठीक है, तो ये वाला जो इसका आंसर जो करेक्ट आंसर आएगा डायरेक्टली फर्स्ट ही है बेटा, ये रिजर्व रखता है, क्योंकि जब भी हम मस्कुलर एक्सरसाइज करेंगे तो उस टाइम पे इसका नीड होता है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड, रेज द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ब्लड 75 mmSU, ये नहीं आएगा। इनफ टू कीप ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेचुरेशन, ऐसा भी नहीं होता है। हेल्प इन रिलीज मोर ऑक्सीजन टू इपिथेलियल टिश्यू, ऐसा भी नहीं होता है। समझ गए, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या आएगा, 11। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे अभी जल्दी से आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो है वो कौन सा है बेटा, 12। चलो 12 का आंसर देंगे। bulk of carbon dioxide released from body tissue into the blood, जो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इजी है यार, बाइकार्बोनेट आयन जो है उस फॉर्म में यहां पे कितना 70% जो है ये डिलीवर होता है। तो करेक्ट आंसर इसका सेकंड आएगा, इसमें कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है बेटा। किसी को नहीं समझेगा तो आप पूछ सकते हो, मैं डिटेल में समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। अब यहां पे आप गड़बड़ कर सकते हो, देखते हैं इसमें किसका आंसर सही आता है। साक्षी भीसे का आंसर आया बेटा, वेरी गुड बेटा, आप सही हो। नो बेटा साहिल, अदिति,
आप भी सही हो बेटा। बाकी लोगों को नहीं समझा लगता। जानवी आप सही हो, नो वैभव, नो कनिका, नो मयूरेश। आदित्य सही है, चैताली नो। नो, हाँ रेली आप सही हो। वैष्णवी नो बेटा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, उस क्वेश्चंस को पहले समझो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, क्या फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन में जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन देखो, वर्कर जो बेटा ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसीज का शिकार होंगे, मतलब सफर करेंगे लंग्स फाइब्रोसिस, जिसे हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर। तो ये वाला ऑप्शन जो बेटा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये करेक्ट होता है। लेकिन 90% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट आपने पढ़े ही नहीं हो बेटा कहीं पर भी। मैक्स टू मैक्स कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो 70% हो रहा था, जिसका आंसर सेकंड आया था वो तो गलत हो गया बेटा। और उसने कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन बोला है। कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 20 से लेकर 25% ही कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। सिगरेट स्मोकिंग से बेटा इन्फ्लामेशन ब्रोंकाइट नहीं होता है, ठीक है। सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है, एम्फीसीमा होता है या फिर अस्थमा होता है, बताएंगे। सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है बेटा, एम्फीसीमा होता है। और एम्फीसीमा क्या है बेटा, एम्फीसीमा से बताएंगे रेड्यूस हो जाता है गैसियस एक्सचेंज सरफेस, याद है, गैसेस एक्सचेंज सरफेस एरिया जो है ये क्या होगा, रेड्यूस हो जाता है। तो वहां पे इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई बोल दिया है, गलत हो गया। वेरी गुड बेटा, एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। फिर फोर्थ ऑप्शन जो है न्यूरल सिग्नल न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, जो कि पॉन्स में होता है। हाँ, पॉन्स में सेंटर जो होता है न्यूमोटॉक्सिक कहलाता है, ठीक है। रीजन ब्रेन, जो इंक्रीज करता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। क्या सही है क्या फोर्थ ऑप्शन, डिक्रीज करता है। यदि किसी को याद नहीं आ रहा होगा तो मैं एक बार ये वाला पोर्शन एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखिए आपको याद होगा हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टडी किए थे। ब्रेन के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने ऐसा हमने एक पार्ट देखे थे। तो जैसे कि ये हमारा जो है ये पॉन्स हो गया, और ये मेडुला जहाँ पे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, समझे। और यही चीज हम देखिए तो इधर साइड जो है बेटा हमारा ये जो है ये इस तरह से लंग्स आएगा, ठीक है। तो अब यदि हम यहाँ पे इस लंग्स की बात करें तो यहाँ पे पहली चीज तो जो है क्या हो रहा है बेटा, यदि हम यहाँ पे इस तरह से देखें तो आउटर साइड में यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या चीज, इस तरह से रिप्स होती है, और इसी रिप्स के बीचों बीच में यहाँ पे इंटरकॉस्टल मसल्स होती है। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है ये एक सिग्नल को लेके आएगा, और ये जो सिग्नल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से आ रहा है जो इंटरकॉस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जैसे ही इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई तो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से यहाँ पे इंस्पिरेशन होगा, क्या होगा, इंस्पिरेशन, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों भी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, दोनों भी मसल्स मतलब डायफ्राम को भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और इंटरकॉस्टल मसल्स को भी। बट उसी के जस्ट पीछे साइड जो बैठा हुआ यहाँ पे यदि हम देखें तो दूसरा जो सेंटर है जिससे पॉन्स के पास लोकेटेड है जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहलाता है। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है ये क्या करता है, ये इनहिबिटरी सिग्नल देता है, क्या करता है ये, इनहिबिटरी सिग्नल जो है ये देता है। और इनहिबिटरी सिग्नल जो है ये क्या करेगा बेटा, इनहिबिटरी सिग्नल, इनहिबिटरी सिग्नल जो है वो एक्सपीरेशन में हेल्प करता है,
किस में हेल्प करेगा? ये एक्सपीरेशन में हेल्प करेगा, ना कि इंस्पिरेशन में। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या कहा है बेटा? ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन नहीं बढ़ाता है, एक्सपीरेशन बढ़ाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा? फर्स्ट आएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। टोटल देखो AIPMT 2012 में क्वेश्चन आया है, और ये टोटल बेटा 100% एनसीईआरटी ही है। ठीक है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा मिला है जो हमको एनसीईआरटी के बाहर है, बाकी अब तक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारे क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी से ही आए हुए हैं। लग रहा है ना बेटा, समझ में आ रहा है? हेलो, इस बार संडे को आप लोगों का टेस्ट है 720 मार्क्स का। प्रिपेयर हो गए आप लोग? यही वाला चैप्टर आएगा बेटा, ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज। इसमें साथ ही साथ एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को जो दूंगा उसमें असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस भी आएंगे। सैटरडे को है क्या? सैटरडे है कि संडे? एक बार कंफर्म कर लेना बेटा, बाय मिस्टेक तो नहीं आ गया सैटरडे? चलो चेक करना पड़ेगा एक बार। अच्छा हाँ, हो सकता है सैटरडे को ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भी। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बेटा। जो पर्सन बेटा माइग्रेट करते हैं फ्रॉम द प्लेन्स, ठीक है, प्लेन्स टू एन एरिया एडजॉइंग रोहतक, ठीक है, और 6 महीने रह के यदि वो आया है, ठीक है, ऊंचाई पे जाने के बाद बेटा जितना ज्यादा हाई जो हाइट है वहां पे यदि हम पहुंचेंगे तो वहां पे जाने की वजह से क्या होगा बताओ? कौन सी सिकनेस होती है? डिक्रीज होता है ऑक्सीजन। इसमें यार मैंने ना आप लोगों को 2-3 चीजें नहीं समझाया है, वो अभी समझा देता हूँ। ठीक है, मुझे याद आ गया इसलिए बता देता हूँ। देखो बेटा यहीं पे समझ लो कंसेप्ट। वेरी गुड बेटा, साहिल आदित्य आप लोग सही हो। देखिए क्या होता है बेटा, 2 से 3 कंसेप्ट हम लोगों को यहाँ पे समझना है। और 2 से 3 कंसेप्ट जो है, पहली चीज तो देखो मैंने आप लोगों को बोहर इफेक्ट बताया था। बोहर इफेक्ट में क्या बताया था? हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से एफिनिटी ब्रेक होता है, डिक्रीज हो जाता है, और हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड से एफिनिटी जो है इंक्रीज हो जाती है। ठीक, तो अब ये किस कंडीशन में बेटा ये डिक्रीज होगा? तो जनरली देखिए, यदि प्रेगनेंसी का हम टाइम देखें तो प्रेगनेंसी के टाइम पे हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से एफिनिटी कम होता है। दूसरा साथ ही साथ जब ग्लाइकोलाइसिस होती है, क्या चीज? जब ग्लाइकोलाइसिस हो रही होती है हमारी बॉडी में तो यहाँ पे डीपीजी का फॉर्मेशन होता है, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं इसको। तो डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड की वजह से ये भी क्या होता है, ये भी डिक्रीज कर देता है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन एफिनिटी जो है, इसको क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। ठीक, ऊंचाई पे भी जब हम जाएंगे तो हाई एल्टीट्यूड पे जाने की वजह से एल्टीट्यूड सिकनेस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से एफिनिटी कम रहेगा। तो जब ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से एफिनिटी कम रहेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारे बॉडी में आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। आरबीसी का प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ा तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, हीमोग्लोबिन की जो है बाइंडिंग एफिनिटी कम होती है, लेकिन जो भी वहां पे उसकी जो कमी पूरी होना है तो उसमें आरबीसी ज्यादा रही तो वो काम हो जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या आएगा? थर्ड आएगा। समझा? अबे डीपीजी का रोल क्या है ये भी बता देता हूं। डीपीजी एक्चुअली हमारी हीमोग्लोबिन जो होती है, हीमोग्लोबिन पे 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन से बना होता है। ऐसा 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है हीमोग्लोबिन पे। कितनी? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन जो है हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होती है। अब ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन जो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट है तो ये क्या करती है, ये जो है इसमें डीपीजी जो है ये डायरेक्टली अल्फा चेन पे जाके बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ जो एफिनिटी हो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। हाँ बेटा अदिति वेरी गुड, फिर से बता दे रहा हूँ रेली। देखिए इतना सारा नहीं समझो, सिर्फ ये समझो कि जो डीपीजी जो फॉर्म हो रहा है, क्या चीज, जो डीपीजी का प्रोडक्शन होता है, डीपीजी कब बनता है बेटा? ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे। ग्लाइकोलाइसिस मतलब जब ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्सन होता है फिर CO2 और H2O में।
तो ये ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे जो है डीपीजी बनता है, और डीपीजी जो होता है ये हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ जो एफिनिटी जो होता है उसको वो कम कर देता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, तो हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है ये जनरली बेटा 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से बना है, ऐसे कितनी टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो ये अल्फा चेन पे जाके बाइंड कर जाएगा, तो जब कोई एक कंपाउंड जब वहां पे जुड़ गया है तो दूसरा जुड़ पाएगा क्या, नहीं जुड़ पाएगा। ठीक है बेटा, रिलीज समझ में आया, और किसी का डाउट है बेटा, क्लियर हुए होंगे तो आगे बढ़ते हैं, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से, आगे देखे। चलो सेम क्वेश्चन बेटा एम्स 2012 में पूछा था, ड्यूरिंग swallowing of food which of the following structure prevent the entering of food into the glottis। इजी है बेटा, कार्टिलेजिनस फ्लैप, और कार्टिलेजिनस फ्लैप जो होता है ये क्या होता है, तो इससे क्या कहते हैं बेटा, इपिग्लॉटिस कहते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं अभी। चलो ये भी थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं पहले। हाँ दिखाई दे रहा है अभी। चलो तो इसका आंसर देंगे, क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पे, फिगर शो डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विथ लेबल ABCD, और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे करेक्ट आइडेंटिफिकेशन बताना है कि उसका सही फंक्शन और सही कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है। वेरी गुड जानवी, गुड रानी, गुड चैताली, गुड अदिति। ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोगों को, ए जो होता है ये ट्रैकिया है, उसने क्या बोला है, ए ट्रैकिया है, चलो ठीक है, बट लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस नहीं होता, ये कंप्लीट ही यहाँ पे गलत हो गया। क्या आता है बेटा यहाँ पर, इनकम्प्लीट आता है, समझे, तो इनकम्प्लीट कार्टिलेज होता है। फिर बी प्लूरल मेम्ब्रेन है, क्या, बी प्लूरल मेम्ब्रेन जो रिब्स के सराउंडेड होता है बोथ साइड, जो कॉजन अगेंस्ट द रबिंग, ये भी नहीं होता है। डी में लोअर एंड जो होता है, ठीक है, लंग्स का डायफ्राम है, जो कि पुल इट डाउन ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, पुल इट डाउन ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, ऐसा बता रहा है ये। अब बताओ 1 रहेगा कि 4th रहेगा। सी जो है एल्वियोलाई है, थिन वॉल वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सी भी सही है। अब बताओ 1 सही है तो क्यों है, डी सही है तो क्यों है, 1 सही नहीं है तो क्यों नहीं है, डी सही नहीं है तो क्यों नहीं है। बेटा डायफ्राम लोअर एंड ऑफ लंग्स नहीं होता है, सबसे पहली गलती तो यहां पे यही हो गई। ठीक है, समझे, इसलिए क्वेश्चंस जो है इसका करेक्ट आंसर जो है 4th आएगा। चलो नेक्स्ट इस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 AIPMT 2014 में पूछा गया है, approximately 70% carbon dioxide absorb the blood will be transported to the lungs, 70% बाई कार्बोनेट आयन, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो AIPMT 2014 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, AIPMT 2015 पे आते हैं अभी। When you hold your breath, ऐसा करके आपने होल्ड करके रखे हो, ठीक है, which of the following gas exchange in blood would first lead to urge to breathe, कौन से गैस में एक्सचेंज होगा जो इमीडिएटली आपको एक रिस्पॉन्स देता है कि भैया ब्रीथ कर लो नहीं तो काम लग जाएगा, बताएंगे। वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन जब इंक्रीज होगा तो हमें हमारे बॉडी पे रिस्पॉन्स जाएगा। एओर्टिक आर्क जो होता है, कैरोटिड आर्टरी,
वो उसके सिग्नल को डिटेक्ट करता है, ठीक है। पेरिफेरल जो सिस्टम होता है हमारा, ठीक है, जो आरआरसी के जस्ट आजू बाजू प्रेजेंट होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कंसेंट्रेशन को डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने की वजह से मेडुला के पास जो आरआरसी है, मींस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, वहां पे मैसेज जाएगा। अब मैसेज जाते ही फील होगा कि भैया ब्रीथ करना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है। एकदम सिंपल और इजी क्वेश्चन है। चलो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एम्स 2015 में आपको ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है, और ये ग्राफ का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले भी जो है डिस्कशन लिया हूं, प्रैक्टिस लिया हूं, तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से बता दोगे मुझे, ठीक है। सिर्फ ग्राफ पे फोकस करना है, दूसरे क्वेश्चन नहीं देखना है। कीमो सेंसिटिव एरिया एक बार रिवाइज करना है, ठीक है बेटा, करा दे रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन देख लेते, फिर उस पे आते हैं हम लोग। क्या बोला है, ये फिगर है बेटा। इस फिगर में हम लोग जानते हैं कि ये वाला जो एरिया है आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या चीज, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के बाद फिर इधर साइड का ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये क्या आ जाएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये वाला जो है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये वाला जो है ये हो जाएगा ERV, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका ERV हो गया है। उसके बीच वाला जो है वो क्या हो गया है, वो टाइडल वॉल्यूम हो गया है। ये वाला जो एरिया है आपका, ये क्या कहलाएगा, उल्टा हो गया, क्या गलत तो नहीं हो गया, सिंपल है, देखो लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि क्लियर हो जाए। ए जो है टाइडल वॉल्यूम, सी जो है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, डी जो है रेसिडुअल वॉल्यूम, और बी जो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यहाँ पे विच रिप्रेजेंट एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बताओ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किस कौन सा है, डी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा, सी कैसे होगा, डी दिया ना बेटा, सी कैसे आ रहा है बेटा, कौन हो, मिथिला, कैसे गलत कैसे कर दिए, रस, अच्छा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोला है, अरे यार सॉरी मैं गलत हो गया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोला है, वेरी गुड। ERV पूछा है, तो ERV तो सी ही आएगा, डी थोड़ी आएगा, ठीक है। मैंने गलती से गलत वहां पे देख लिया, इसलिए प्रॉब्लम हो गया, ओके। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इस पे चलते हैं। कौन सा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू राइट साइड, ठीक है। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व नॉर्मली सिग्मोइड होता है, सिग्मोइड तो है, लेकिन यदि ये मान लो राइट साइड में शिफ्ट हो गया है इधर साइड, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है, इतने जल्दी आसानी से आंसर नहीं समझता ये वाला, ठीक है। तो ये राइट साइड में शिफ्ट होने के लिए क्या क्या फैक्टर यहाँ पे काम करते हैं वो हम देख लेते हैं बेटा। पहले तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है नॉर्मली जो होता है ये होता है सिग्मोइड। कैसा होता है, सिग्मोइड होता है। यदि ये राइट साइड में शिफ्ट हो गया, तो राइट साइड में शिफ्ट हो गया मतलब यहाँ पे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो एफिनिटी है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज कब होता है, जब यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। H+ आयन का कंसेंट्रेशन भी इंक्रीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन भी इंक्रीज होता है। ऐसी कंडीशन जो है वो कहाँ देखने को मिलती है, ये कंडीशन जो है टिश्यू में देखने को मिलती है। कहाँ पे मिलती है बेटा, टिश्यू में। तो अब मुझे बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, तो ये डिक्रीज हो रहा है क्या, नहीं, इंक्रीज होता है। पीएच इंक्रीज होता है, पीएच इंक्रीज नहीं होगा बेटा। H+ जब आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है, तो H+ का जब कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो पीएच जो है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पीएच पे क्या इफेक्ट होता है, यहां पर पीएच जो है डिक्रीज हो जाता है, समझे। टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा, मींस इसका करेक्ट ऑप्शन ए ही आएगा, समझ गए। चलो, अभी किसी का डाउट आया था इसके पहले, कौन सा वाला बेटा, आपने क्या पूछे थे बेटा, मैं भूल गया। एक रिवाइज कराना था ना, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग को लेकर के किसी ने पूछा था, रिस्पॉन्स करो बेटा फिर से। रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग पे क्वेश्चन का डाउट आया था, बताओ जल्दी क्या था, कीमो सेंसिटिव एरिया है ना, ठीक है। चलो, कीमो सेंसिटिव एरिया रिवाइज करवा दे रहा हूं, क्या होता है। देखिए बेटा, कीमो सेंसिटिव एरिया की यदि हम बात करें, क्या चीज, कीमो सेंसिटिव एरिया। भी पेन जो है ना बहुत फास्ट लिखने की कोशिश करो ना तो सही नहीं काम करता है।
कीमोसेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव एरिया मींस एक स्पेशल टाइप का रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर जैसे कि सपोज ये जो हो गया हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन के बाद ये हमारा पॉन्स हो गया, और ये पॉन्स के बाद ये हमारा मेडुला हो गया। इसी मेडुला के पीछे साइड में यहाँ पे इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा इस तरह से हमारा सेरेबेलम। ठीक है, यहाँ पे ये जो लोकेटेड है ये है आरआरसी। बट इस आरआरसी के साथ ही साथ यदि हम देखें तो इसमें इसके जस्ट सराउंडेड बेटा यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसको कीमो रिसेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं कीमो रिसेप्टर। और ये जो कीमो रिसेप्टर जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्या कर रहे हैं? कीमो रिसेप्टर जो है ये डिटेक्ट करते हैं। किसको डिटेक्ट करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ गया है क्या, उस चीज को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन और H+ आयन का जो कंसंट्रेशन है इसको क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट किया तो डिटेक्ट कहां से? जैसे ब्लड जो है हमारे ब्रेन में गया तो ब्रेन में इधर साइड जो हमारा ब्लड वेसल्स है उसके हेल्प से ने डिटेक्ट किए, और डिटेक्ट करते ही आरआरसी को सिग्नल देंगे, और आरआरसी सीधा सिग्नल लेके कहां जाएगा बेटा? हमारे रिब्स के पास जाएगा, ताकि हमारा जो क्या है सॉरी क्या ब्रीथिंग फास्ट हो जाए। तो ये वाला जो है बेटा ये कीमोसेंसिटिव एरिया, इस टाइप के एरिया को सेंट्रल बोलते हैं। ठीक है, ये सेंट्रल रीजन हो गया। लेकिन इसी के साथ साथ एक और आता है जिसे पेरिफेरल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब सेंटर में प्रेजेंट नहीं होंगे, जो बाहर साइड कहीं प्रेजेंट होंगे। तो पेरिफेरल वाला यदि हम पार्ट देखें तो पेरिफेरल मींस कहां पर होगा? तो पेरिफेरल जो होता है वो होता है कहां पर? जो लोकेटेड होता है हमारे हार्ट जो है। ठीक है, जैसे कि यहां पे मैं एक हार्ट का डायग्राम बनाता हूं। इस तरह से एट्रिया हो जाएगा और ये वेंट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, इधर साइड से ये एट्रिया हो जाएगा और ये वेंट्रिकल हो जाएगा। ये तो अब देखो ये जो आर्टरी जो है हमारे एओर्टा बोलते हैं इसको, तो एओर्टा से जो भी ब्लड यहां से पास होगा तो इस तरह से यहां से आगे जाएगा। तो ये जब आगे जा रहा है इस तरह से, तो यहां पे देखो बेटा ये जो एओर्टा है, इस एओर्टा में जगह जगह पर क्या चीज इस तरह से रिसेप्टर प्रेजेंट है। यहां पर क्या है? ये रिसेप्टर प्रेजेंट है। और जब ब्लड यहां से होते हुए ऐसा पास होगा यहां से, तो ये ब्लड में यदि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो यहाँ पे ये जो रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये रिसेप्टर ने सिग्नल को डिटेक्ट किए। ये रिसेप्टर ने सिग्नल डिटेक्ट किए, तो ये सिग्नल डिटेक्ट करके ये जो सिग्नल है ये कहां पर भेज देंगे? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। और ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर फिर से रिब्स के पास जा करके वंस अगेन जो है वो क्या करेगा बेटा? जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है वाले सिग्नल भेज देगा। तो इस तरह से बेटा कीमोसेंसिटिव एरिया वाला पार्ट है। समझा क्या? नहीं समझाऊंगा तो मैं फिर से समझा देता हूं, या नहीं समझाऊंगा तो बोर्ड पे समझाता हूं। ये समझ में आ तो गया होगा वैसे? अभी प्रॉब्लम है पूछो। साक्षी बेटा क्लियर हो गया? मिथिला क्लियर हो गया? वैष्णवी को नहीं समझा? ठीक है बता देता। वैष्णवी बेटा इसके पहले वाला क्लास अटेंड किए थे आपने, रेगुलेशन वाला? एक्सपीरेशन कैसे होता है? चलो एक काम करते हैं, बोर्ड पे आ जाते हैं। ठीक है, देखो बेटा आपको शायद थोड़ा सा रेगुलेशन और ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि सपोज ये हमारा हार्ट है। ठीक है, और हार्ट से जब ब्लड पंप होगा तो अब जैसे ये हमारा बॉडी है, यहाँ पर ये क्या है? ये हमारा बॉडी है। अब हमारे इस बॉडी से क्या होगा? हमारे इस बॉडी से यदि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ रहा है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक के जा रहा है, और हार्ट से फिर ये जो जब पंप होता है, ठीक है, तो ये हमारे कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा। ठीक है, कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा।
तो यदि इधर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज्यादा है तो यही वाला बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा रहेगा, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा जाएगी तो ये हमारा क्या है, लंग्स है, लंग्स तक के गया। लेकिन यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यदि जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजनेटेड हो गया, लेकिन ऑक्सीजनेशन के बाद भी सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाया है, अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आ गया। अब हार्ट जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहां से जब पंप करेगा तो ये पंप करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ठीक है, ये हमारे एक तो ब्रेन को भी भेजेगा, ये हमारे बॉडी तक के भी भेजेगा। बट ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज्यादा है यदि, तो अब क्या होता है, जब ये यहां से ब्लड को पंप कर रहा होता है, जैसे कि सपोज ब्रेन तक के जब जा रहा होता है, तो ये जो कैरोटिड आर्टरी जो होती है इसके पास ऐसे स्पेशल टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं कि इस ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है या फिर केमिकल जो है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन का अमाउंट ज्यादा है, समझे। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये जो इस अमाउंट को वो डिटेक्ट करेंगे तो वो क्या कहलाते हैं, कीमोसेंसिटिव एरिया। तो ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया जो है ये क्या करेंगे, डिटेक्ट करते हैं, और डिटेक्ट करने के बाद एक सिग्नल बनाते हैं, क्योंकि इसका जो सिग्नल है बेटा हमारे न्यूरॉन के हेल्प से सिग्नल बना हुआ है। तो हमारे ब्रेन के पास जो RRC सेंटर जो होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, उसके पास सीधा सिग्नल जाएगा, और जब ये सिग्नल यहाँ पे गया तो ये सीधा जो है ये सिग्नल कहाँ भेजेगा, हमारे लंग्स को भेजेगा, और लंग्स में हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगी, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगी, जिसकी वजह से ब्रीथिंग जो है क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। ब्रीथिंग जैसे फास्ट हुए तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा और ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा, तो ये प्रोसेस नॉर्मल हो जाती है। तो ये कीमोसेंसिटिव एरिया जो यहाँ पे जो प्रेजेंट है, कैरोटिड आर्टरी, और साथ ही साथ क्या कहेंगे इसे, जो हमारा एओर्टिक आर्क है वहां पर है। सेकंड कंडीशन यहाँ पे जो बनती है वो कौन सी बनेगी बताओ, सेकंड कंडीशन यहाँ पे जो आती है बेटा, मेडुला के सराउंडेड जो होता है, मतलब जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है उसी के पास में भी सॉरी, जैसे ब्रेन है, ब्रेन में हमारा जैसे यहां पर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, यदि यहां से ये जो ब्लड ब्रेन के पास जा रहा है, ये इसने तो डिटेक्ट कर लिया बट ये नहीं कर पाया, तो हमारे बेटा ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो मेडुला है हमारा, ये क्या है, मेडुला। तो मेडुला के सराउंडेड भी बेटा कुछ कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है, मतलब वहां पे कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और ये कीमो रिसेप्टर क्या करेंगे, सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं, सिग्नल को डिटेक्ट नहीं कर रहे, वो डिटेक्ट कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन और H+ आयन का कंसंट्रेशन यदि ब्लड में ज्यादा है तो इमीडिएटली ये एक सिग्नल जनरेट करके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को भेज देंगे, और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करेगा बेटा, रिब्स के पास जो है इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम जो है यहां पे सिग्नल भेज देगा, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, ब्रीथिंग रेट जो है वो फास्ट हो जाएगा, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, जिसकी वजह से क्या होगा बताओ, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का अमाउंट जो है बढ़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम हो जाएगा। समझा अभी, रिस्पॉन्स करो जल्दी से। चलो तो कंटिन्यू करते हैं, आगे का पोर्शन देखते हैं। तो अभी देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 19 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, 20 हो गया है, 21 एंड 22 देखेंगे। नीट फेज 2016 पे पहुंच गया बेटा हम लोग, ठीक है। अस्थमा जो है मे बी एट्रीब्यूटेड टू, क्या आएगा बेटा इसका आंसर, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। अस्थमा मींस एलर्जिक रिएक्शन होती है मास सेल इन द लंग्स, याद है हमारे एनसीईआरटी में मास सेल का कहीं से कहीं तक के जो है डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, बट मैंने आप लोगों को मास सेल जो है ये पढ़ाया हूं, याद आ रहा हूं आपको, ठीक है, याद आ रहा है ना सभी को, वेरी गुड। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सेकंड आएगा, ठीक है। नीट बेटा 2016 में 2 फेज में हुई थी, फेज 1 और फेज 2। तो फेज 1 में जो है मास सेल को लेके क्वेश्चन पूछा है, फेज 2 जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। क्या होता बेटा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स के कंपैरिजन में हम देखें तो कितना आएगा, हमारे ब्लड से ज्यादा होता है, ठीक है। क्या है, ये हो गया एल्वियोलाई,
ये हो गया ब्लड, एक तरफ ऑक्सीजनेटेड रहेगा और एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड रहेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो ऑक्सीजन यदि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में रहेगा तो कितना रहेगा, 40 mmHg होता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना आता है बेटा, 95 mmHg होता है। पढ़े हम लोगों ने, याद आ रहा है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ एल्वियोलाई में कितना आएगा, ये 95 mmHg हो जाएगा। एल्वियोलाई में कितना आता है, 104, वेरी गुड। एटमॉस्फेयर में कितना होता है, एयर का पार्शियल प्रेशर, एटमॉस्फेयर में 159, वेरी गुड, गुड बेटा। तो यहां पे क्या बोला, पार्शियल प्रेशर ऑब्वियसली बेटा एल्वियोलाई में ब्लड के कंपैरिजन में कम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, सेकंड आएगा। हमारा एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया, कुछ अलग बाहर से नहीं पूछा है, ठीक है। तो नीट फेज 2016 का क्वेश्चन था बेटा ये, ठीक है। चलो 4-5 क्वेश्चन और रह गए, जल्दी से डिस्कस करते हैं, फाइनली आपका ये डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। अगेन एक और क्वेश्चन पूछा था बेटा नीट फेज 2016 में, लंग्स जो है बेटा कोलैप्स नहीं होते हैं जब हम ब्रीथ करते हैं तो, ठीक है। क्यों, क्योंकि कुछ एयर हमारे लंग्स में हमेशा प्रेजेंट होती है, ठीक, जो कभी भी बाहर नहीं जाती, जिसकी वजह से यहां पे जो आता है 4 ऑप्शन, बताओ क्या यहां पे मैच होते हैं, क्या होगा यहां पर, बताओ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, नीट फेज 2016 में पूछा है आपसे। नहीं बेटा अदिति, नो जानवी, गुड बेटा साक्षी राउत, साहिल नो, सेंडे बेटा आपका मैसेज गलत साइड आया अभी, योगिनी नो, आदित्य नो, रेली नो। चलो समझ लेते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए बेटा क्वेश्चन है लंग्स डू नॉट कोलैप्स, ठीक है, बिटवीन द ब्रेथ, क्योंकि कुछ एयर जो है मींस रेसिडुअल वॉल्यूम की बात हो रही है, वो वहां पे लंग्स में रहते हैं, जो यहाँ पे उसे क्या चीज बेटा, कोलैप्स होने नहीं देते। कोलैप्स नहीं होने देते मतलब पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर आएगा क्या, नहीं। प्रेशर इन द लंग्स हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा भी नहीं होता, ऐसा रहेगा तो फिर ब्रीथिंग ब्रीथ आउट नहीं होगा, ठीक। देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, लंग्स की बात ही नहीं हो रही। हाँ, देयर इज इंट्रा प्लूरल प्रेशर, जो होता है वो नेगेटिव होता है, जो लंग्स की वॉल को पुल करके रखता है बेटा। इंट्रा प्लूरल प्रेशर याद है ना बेटा, इस तरह से हम लोगों ने 2 लेयर पढ़े थे अपने लंग्स में, याद आ रहा है, हमारा लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स, तो उनके बीचों बीच में इस तरह से 2 लेयर होती। तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वहां पे नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर होता है, जो क्या करते हैं, लंग्स वॉल को अपने तरफ खींच के रखते हैं, जिसकी वजह से यदि पूरा बाहर भी चला गया एयर तो भी वो कोलैप्स नहीं होगा, अंदर भी आया तो भी उसको बचा के रखेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या आएगा, डी आएगा। समझ में आ गया ना बेटा क्या बताया इसमें मैंने। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीट फेज 16 हमने देख लिए है, एम्स 2016 देखेंगे अभी, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो रेगुलेट कर रहा है, थोड़ी देर पहले समझाया था। क्या आएगा बेटा 24 का, आप तो जल्दी से आंसर दे दो। ओके, कीमो सेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में, जो क्या कर रहा है बेटा, वो कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच को डिटेक्ट करता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है रेगुलेट होगा। नीट फेज 17 का क्वेश्चन है बेटा, लंग्स जो है वो बना है एयर फिल सैक द एल्वियोलाई, जो कोलैप्स नहीं हो रहा है इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन। क्यों, क्योंकि वहां पे एक वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, उस वॉल्यूम को क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। वेरी गुड, चलो सभी के आंसर आ रहे हैं, सही आंसर है बेटा। अभी एक डेड स्पेस वॉल्यूम पढ़ाना है मुझे आप लोगों को, ठीक है, जो पढ़ाया नहीं अभी, याद आ गई क्वेश्चन डिस्कस करते करते, याद दिलाएंगे मुझे, डेड स्पेस वॉल्यूम, ठीक। चलो M17 में क्वेश्चन पूछा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो पॉइजनिंग होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है टिश्यू में, क्या रीजन होता होगा ऐसा, बताएंगे जल्दी से।
बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड का एफिनिटी यदि हम देखें एज कंपेयर टू ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी होती है, ठीक है, ऑक्सीजन से ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक। कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन से एज कंपेयर टू ऑक्सीजन जो रहेगा वो स्ट्रांग रहेगा, इसलिए ये छोड़ देगा और एक स्टेबल कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। तो ये जो स्टेबल कंपाउंड जो फॉर्म होता है वो छोड़ता नहीं है, तो ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएगा, तो हमारे बॉडी में वीकनेस आती है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर जो है वो फर्स्ट ही आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इंक्रीज द CO2 कंसेंट्रेशन का रोल कहीं से कहीं तक के नहीं बैठता बेटा, यहाँ पर ये तो आ ही नहीं सकता। टॉक्सिक गैस है यहाँ सही है, बट बॉडी ऑर्गन उसको फेल नहीं करेगा ये, तो ये ऑप्शन यहाँ मैच नहीं करता, ठीक है। ये इंपेंडेंट CO2 ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको रोकता है या बढ़ाता नहीं है ये, ठीक है, उसके साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं है इस चीज का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। नीट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा है बेटा, आंसर देंगे जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग्स कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फीसीमा रिस्पेक्टिवली। इन्फ्लेमेशन आता है ब्रोंकाई में, ये भी पढ़े हम लोग। क्या हो गया ये, एक मिनट, हाँ करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, वेरी गुड, सभी लोग आंसर दे दिए बेटा। इसका 27 का जो है फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन आएगा और एम्फीसीमा में क्या होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया जो है ये डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन और बचे बेटा, एम्स 18 के क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करेंगे, बहुत इजी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा 28 क्वेश्चन, रिस्पॉन्स देंगे जल्दी से। ऐसे क्वेश्चन में बेटा कोई भी एक पेयर को मैच कर लेना, कोई भी एक पेयर मैच हो गया मतलब वहां से आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाता है। टाइडल वॉल्यूम 500 से 550 हो सकता है, तो A3 जो है कहां आ रहा है बताओ, ये 3 ऑप्शन में आ रहे हैं। चलो अगला देखते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV 2500 से 3000 होता है। B1 वाला कौन सा हो गया बेटा, सेकंड पे मैच हो रहा है, समझे, तो इसका आंसर सेकंड ही आएगा। अब कंपेयर कर लो और चेक कर लो बाकी आ रहा है क्या। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्थ आ रहा है, ठीक है, ये भी सही है। रेसिडुअल वॉल्यूम इधर आ रहा है, तो आंसर करेक्ट क्यों रहेगा, इसका क्या आएगा करेक्ट आंसर, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी बेटा कैसे के डाउट आ रहे हैं क्या, कुछ समझा नहीं, रैली क्या बोलना चाह रहे हो, 27 28 नहीं समझा मिथिला। हाँ 29 सॉल्व करेंगे बेटा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, मैंने एग्जांपल बताया था आपको, देखते हैं कितने लोगों को याद है इसका आंसर। रिस्पॉन्स करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या आ रहा है, वेरी गुड, सिलिकोसिस जो है ये रेस्पिरेटरी ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसीज है बेटा हमारा। चलो एम्स 2018 में 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, फाइनली लास्ट हमारे ये 2 क्वेश्चंस रह गए और क्वेश्चन पेपर डिस्कशन जो है हमारा कंप्लीट होता है। फिर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बताएंगे। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसे ड्रॉ होता है पहले तो ये मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इधर साइड बेटा हमें क्या बताता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, और इधर साइड ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ कितना सेचुरेशन है इस चीज को बताता है, समझे। और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है बेटा इस तरह से सिग्मोइड जो हो रहा है, तो यहाँ पे कैसे कैसे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ते जा रहा है और कितना परसेंट सेचुरेशन है, मतलब परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, इस चीज को बेटा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बताता है।
पार्शियल प्रेशर नहीं है बेटा, पार्शियल प्रेशर कम ज्यादा रहे इससे कोई मतलब नहीं रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रोल नहीं है, ठीक है। परसेंटेज सेचुरेशन हीमोग्लोबिन का कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं है, मेन जो आता है बेटा यहाँ पे वो आता है परसेंटेज सेचुरेशन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का कितना हुआ है, ये हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की हेल्प से पहचानते हैं। तो कुछ लोग इसमें सही है बेटा, कुछ लोग गलत हो गए, ठीक है। चैताली, आदित्य आप सही थे, मिथिला आप भी सही थे, रैली आप गलत हो गए यहाँ पर। चलो लास्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, हीमोग्लोबिन की अल्फा और बीटा चेन होती है, याद है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बाइंड करेगा तो क्या बनाएगा, क्या बनता है यहां पर, कार्बन डाइऑक्साइड जब बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से तो कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो अभी आप मुझे बताओगे डेड स्पेस वॉल्यूम क्या होता है, और कितना होता है, मालूम है किसी को, मॉड्यूल पढ़े कोई। मेरा आवाज आ रहा है ना सभी लोगों को, वेरी गुड प्रसाद, योगिनी, जानवी का आंसर आया, वेरी गुड बेटा। देखिए डेड स्पेस वॉल्यूम मतलब देखो, ये जो है हमारा ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया से ये एयर जो गया ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में, और उसके बाद एल्वियोलाई तक के पहुंचा, एल्वियोलाई के पास पहुंचने के बाद फिर जो गैस है यहां से क्या होगा, एक्सचेंज होगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो गैस रहेगी वो क्या होगी, एक्सचेंज होगी। तो गैस जो एक्सचेंज हो रहा है तो ये जरूरी नहीं बेटा कि जितना एयर आया एक बार जो हम लेते हैं वो हम लेते हैं बेटा टाइडल वॉल्यूम, जो कि कितना होता है 500 ml। तो 500 ml सारा का सारा इधर नहीं पहुंचता है, ये जो जितना भी ये रिमेनिंग जो आपको ये स्पेस जो दिखाई दे रहा है ना, यहां पर जितना भी जो रिमेनिंग स्पेस है यहाँ पे कुछ एयर प्रेजेंट रहती है बेटा। तो ये 150 ml जो एयर है वो यहाँ प्रेजेंट होंगी, और फाइनली एल्वियोलाई तक के पहुंचेगा तो ये 350 ml जो एयर है वो एल्वियोलाई तक पहुंचता है, और उसके बाद फिर यहाँ पर एक्सचेंज होता है। तो ये जो 150 ml जो होता है ये कहलाता है डेड स्पेस वॉल्यूम, ठीक है। क्या कहलाता है ये, डेड स्पेस वॉल्यूम। तो अब आपको मालूम है कि एक बार में 350 ml जो एयर है यहां से जा रही है, ठीक है, और एक बार में हम कितना ब्रीथ करते हैं बेटा, तो एक बार में हम 12 से लेकर के 16 टाइम्स, 12 टू 16 टाइम्स जो है हम लोग जो है वो ब्रीथ करते हैं। तो 12 टू 16 टाइम्स जो हम ब्रीथ कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो एक बार में 350 आपने लिए, ठीक है, और 12 टू 16 टाइम्स जो आप एयर जो ब्रीथ करेंगे तो कंप्लीट एक मिनट में 12 से 16 टाइम्स जो होता है, तो इसके अकॉर्डिंग बेटा एक मिनट में जो आप एयर लेते हैं 4200 ml एयर जो है, इतना एयर जो है आप लोग जो है कितना बेटा पर मिनट जो है आपके बॉडी के पास भेजते हो, समझा। अब इसका अगेन एक और कैलकुलेशन आता है, ये कैलकुलेशन तो कुछ इस तरह से हो गया, एक बार में कितना ब्लड जो है आपके बॉडी से पंप होता है, तो एक बार में बेटा 5040 जो ml जो ब्लड है आपके बॉडी से जो है वो क्या होता है, पंप होता है, ठीक है। तो अब ये जो ब्लड जो पंप हो रहा है आपकी बॉडी से, यदि वो देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको अगेन एक और चीज समझ में आ जाती है कि जो ब्लड पंप हुआ है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं पहले, एक मिनट। तो उसके अकॉर्डिंग आपका एल्वियोलर वेंटिलेशन रेशियो जो है वो निकल के आ जाता है। तो फिलहाल तो आप इतना ही याद रखिए, आगे का पार्ट में नेक्स्ट टेस्ट में बताऊंगा, उसमें हम लोग ये वाला पार्ट डिस्कस कर लेंगे। बट जो मेन पोर्शन था बेटा, कुछ चीजें छूट गई थी वो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। तो इस तरह से बेटा फाइनली काफी अच्छे तरीके से हमारा जो ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज वाला चैप्टर है
क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हुए पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी आज हमने डिस्कस किए। 2019 और 2020 के क्वेश्चंस में ऑलरेडी पहले ही आप लोगों को डिस्कस करा चुका हूं। ठीक, तो इस तरह से चैप्टर हमारा बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट होता है। किसी को किसी भी टाइप का डाउट है यदि, तो आप लोग मुझसे जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अदरवाइज फाइनली आगे का जो पोर्शन है वो हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में ही कंटिन्यू करेंगे। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है बेटा, या नेक्स्ट इसमें देखेंगे आगे का पोर्शन, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। चलो, मजा आया? ओके, चलो तो एंड करते हैं आज का क्लास। आगे का पोर्शन जो है आगे आने वाले नेक्स्ट पोर्शन में हम देखेंगे, सारी चीजें को समझेंगे। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट क्लास में बेटा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, चलो एंड करें क्लास फिर। चलो बाय बाय।